हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोग असाइनमेंट नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 10 तक क्या कर लिए थे, सॉल्व कर चुके थे और अभी जो है हम लोग उसी में अब आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आई थिंक कि आपने भी मैंने बोला था आपको पहले भी कि जो 35 क्वेश्चन है उस 35 क्वेश्चन में से आपको अप्रॉक्सीमेट कम से कम 25 तक ट्राई कर लेना चाहिए था, या उसमें बहुत ज़्यादा हेक्टिक या हार्ड क्वेश्चन नहीं है तो आप 35 तक भी क्या कर सकते हैं, ट्राई कर सकते होंगे। तो हम लोग जो है अभी उसी असाइनमेंट को, जो हमारा असाइनमेंट नंबर 2 है यूनिट एंड डायमेंशन का, जिसमें 35 क्वेश्चन था, उसमें हम लोग अभी क्वेश्चन नंबर 11 से क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करते हुए जहाँ तक हो सकता है पॉसिबिलिटीज़ हम लोग आज ट्राई करेंगे कि उसको क्या कर ले, सॉल्व कर ले। ओके, चलिए देखिए, पढ़िए आप क्वेश्चन नंबर 11। कितना होगा क्वेश्चन नंबर 11? क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि द डायमेंशन ऑफ प्रेशर इज इक्वल्स टू, ठीक है, द डायमेंशन ऑफ प्रेशर इज इक्वल्स टू। आप वैसे नॉर्मली जब प्रेशर पढ़ रहे होंगे तो प्रेशर को क्या डिफाइन किया गया हो, आप जो पढ़ जानते हो उसके अकॉर्डिंग। ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 11, द डायमेंशन ऑफ प्रेशर इज, हाँ ठीक है 11 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, तो प्रेशर इज इक्वल्स टू आप क्या पढ़ रहे होंगे, फोर्स अपन एरिया, क्लास 9th में आपको पढ़ाया गया होगा। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप प्रेशर का डायमेंशन लिखते हैं, ठीक, तो कितना आ जाएगा, फोर्स का कितना होता है ml T-2 अपॉन एरिया का L2। क्लियर है? देखिए ध्यान से, आराम से बनाना है, कोई दिक्कत नहीं है। जितना नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करिएगा उतना जाके क्या होगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट और आपके लिए अच्छा होगा। यहाँ क्या है, फोर्स का लिख दिए कितना, ml T-2, फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन ये है, तो एक L से एक L कैंसिल होगा तो क्या हो जाएगा, m L-1, ये ऊपर जाएगा तो T-2। ये किसका हो गया डायमेंशन, प्रेशर का। ठीक, जब आप ऑप्शन को देखिएगा तो ऑप्शन में देखिए क्या बोला गया और इसको हम लोग डिफाइन क्या कर सकते हैं, फोर्स पर यूनिट एरिया। देखिए ध्यान से, ये क्या हो जाएगा आपका, फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया। हम लोग ब्रॉड लेवल पे पढ़ेंगे, जब आप आइएगा 11th में तो ब्रॉड लेवल पे पढ़ेंगे हम लोग एक्चुअली में प्रेशर को कैसे डिफाइन कर रहे हैं, फोर्स कैसा होना चाहिए, इसी में एक थ्रस्ट भी आता था। ठीक है, सबको देखेंगे, लेकिन इसमें देखिए ऑप्शन ए क्या दिया गया है, ऑप्शन ए दिया गया फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम। फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम मतलब फोर्स, ठीक है, ऑप्शन ए है फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम मतलब फोर्स अपॉन वॉल्यूम, तो ये तो होने सरा। दूसरा क्या है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इसको चेक करके हम लोग देखते हैं ऑप्शन। तो हमारे पास क्या होना चाहिए, फोर्स पर यूनिट एरिया, तो इसके इक्विवेलेंट होगा नहीं क्योंकि फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो जैसे यहाँ पे हम लोग पुट किए हैं L², तो वॉल्यूम होगा तो क्या पुट कर देंगे, L3, तो इसके इक्विवेलेंट नहीं आने वाला, ये बात क्लियर है। दूसरा देखिए क्या है, दूसरा है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। क्या है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो एनर्जी को अगर हम लोग देखें तो कितना हो जाएगा आपके पास, ml2 T-2, और देखिए वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं यहाँ से, L3, तो यहाँ 2 यहाँ 3, तो ऊपर का दोनों कैंसिल, तो क्या हो जाएगा आपके पास m L-1 T-2। देखिए यहाँ से, तो अब हम लोग मैच करके देख लेंगे ये ऑप्शन और ये ऑप्शन। देखिए दोनों क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। इसका मतलब कि ऑप्शन 2 क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। मतलब 4 ऑप्शन में से सेकंड नंबर जो ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को वो घुमा भी सकता है। ठीक, अब आप सोच रहे होंगे शुरू में कि प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स ऑफ एन एरिया, इसमें है क्या, तो कुछ नहीं, लेकिन ऑप्शन डायरेक्ट फॉरवर्ड दिया नहीं गया एक्चुअली में, ऑप्शन को किसी दूसरे के टर्म में डिफाइन कर दिया गया है। तो आपको क्या करना होगा, हर एक टर्म को, मतलब इसके सही आंसर को जानने के लिए जो 4 ऑप्शन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 11 में, चारों को क्या करना होगा, चेक करना होगा। जब आप चारों क्वेश्चन को चेक कर लेंगे उसके बाद ये कंफर्म होगा कि ऑप्शन 2 सही है या 1 सही है एंड सो ऑन। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन नंबर 3 क्या है, इसमें हम लोग तीनों को चेक करेंगे। ऑप्शन नंबर डायरेक्ट 3 है फोर्स, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, और ऑप्शन नंबर 4 क्या है, एनर्जी। ऑप्शन नंबर 4 क्या है, सिर्फ एनर्जी। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है आपके पास उसमें डायरेक्ट 4 है, ऑप्शन नंबर 4 में क्या है, एनर्जी। तो इसमें से कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं होगा, तो कौन सा हो जाएगा आपके पास, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। यहाँ पे लिखा हुआ है एनर्जी अपन वॉल्यूम, जैसे मास अपन वॉल्यूम को हम लोग डेंसिटी डिफाइन करते हैं। ठीक, मास अपन वॉल्यूम को क्या डिफाइन करते हैं, डेंसिटी। तो एनर्जी अपन वॉल्यूम जब आप इन सब चीज़ को, ये ऐसा नहीं है कि कुछ भी अपने मन से लिख दिया, नहीं, एनर्जी अपन वॉल्यूम को डिफाइन किया जाता है। ठीक, आप देखिएगा आज आपको एक क्वेश्चन भी हम देंगे इस पे कि हाफ एप्सिलॉन नॉट E², इसको हम लोग एनर्जी डेंसिटी बोलते हैं।
एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। इसका मतलब ये हुआ कि सपोज करिए कि आप एक क्यूब बना लेते हैं। क्या बनाते हैं? क्यूब, जिसका लेंथ क्यूब है तो उसका हर एक साइड बराबर होगा, मतलब साइड लेंथ उसका सपोज करिए कि 1 मीटर है, ठीक है, 1 मीटर क्यूब, ठीक है, 1 मीटर क्यूब ऐसा, जिसका लेंथ ब्रेथ हाइट सब क्या है। अब आपसे कोई पूछे कि उस पूरे यूनिट वॉल्यूम में कितना एनर्जी स्टोर हो चुका है, कितना एनर्जी स्टोर हो चुका है, दैट इज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। हम लोग उस हर एक चीज़ को देखेंगे। ओके, ठीक है, यह है क्वेश्चन नंबर क्या चीज 11। अब इसी के इक्विवेलेंट, चलिए इसको हम लोग यहीं पे खत्म ही कर देते हैं। जब ये एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का कंसेप्ट आया आपके पास, ठीक, तो हम लोग क्या काम करते हैं, इसको यहीं पे पहले खत्म कर देते हैं। ओके ओके, तो इसके साथ ही आप एक और क्वेश्चन को क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। इसके साथ ही इससे रिलेटेड ही है क्वेश्चन। क्या है सो देख लीजिए, सुनिए ध्यान से। ये आपका असाइनमेंट में क्वेश्चन नहीं है, ठीक, इसी से रिलेटेड 11 नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन क्या है, सुनिए ध्यान से। कि कोई एक टर्म है, सपोज करिए, नहीं पता है कि नाम क्या है, उसका क्या काम है, उस सबको कोई मतलब नहीं है। सपोज करिए कि कोई एक टर्म है, उसको हम लोग पी से, कोई एक फिजिकल क्वांटिटी है पी, और उसका जो फॉर्मूला दिया गया है वो दिया गया है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ठीक है, हाफ, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट, ई पी एस आई एल ओ एन एन ओ टी, एप्सिलॉन नॉट, हाफ ई नॉट या एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ठीक। अब बोला गया कि इसका जो ये जो क्वांटिटी p है, इसका आप क्या निकालिए, आप इसका क्या निकाल दीजिए, डायमेंशन निकालिए इसका, ठीक है, इसका डायमेंशन निकालिए। हाफ तो कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट क्या है, तो एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन कहाँ से निकलेगा, तो हम आपको हिंट कर रहे हैं कहाँ से निकलेगा, तो एफ इक्वल्स टू आप पढ़े होंगे, हम बता रहे हैं आपको, ऐसे आपको सॉल्यूशन बहुत बार करवाया गया होगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ से क्या करना है आपको, एप्सिलॉन नॉट का क्या कर लेना है, डायमेंशन निकाल लेना है, और यहाँ पर क्या कर देना है, पुट कर देना है। दूसरा ई है, तो ई क्या हो जाएगा आपके लिए, देखिए ध्यान से, ई, तो ई इज इक्वल्स टू हम लोग डिफाइन कर रहे हैं फोर्स, फोर्स होता है ना, फोर्स अपॉन चार्ज, ई को हम लोग क्या डिफाइन कर रहे हैं, फोर्स अपॉन चार्ज, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, ई को हम लोग डिफाइन कर रहे हैं कितना, फोर्स अपॉन चार्ज। तो ई का डायमेंशन निकाल के और उसको कहाँ पुट कर देना, यहाँ पुट कर देना, और चेक करना है कि क्या वो जो डायमेंशन है वो इसके इक्विवेलेंट आता है या नहीं आता है। क्लियर है, ये जो डायमेंशन है ये इसके इक्विवेलेंट आता है कि नहीं आता है, ठीक है। ये एक क्वेश्चन है जो आपको हम इसके साथ क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, इसको नोट कर लीजिएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्या है। लिखा गया है कि आइडेंटिफाई द पेयर, ठीक है, आइडेंटिफाई द पेयर हुज डायमेंशंस आर इक्वल, हुज डायमेंशन आर इक्वल। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, दो का पेयर दिया गया है, ठीक है, और दोनों पेयर में से आपको पूछा गया है कि दो पेयर को आपको पहचानना है। क्या करना है, पहचानना है। जैसे इससे पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था कि लिखा हुआ था क्या चीज, प्रेशर और एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, दोनों का डायमेंशन क्या था, सेम था, ठीक। तो अब इस क्वेश्चन को उसी से रिलेट किया है कि आइडेंटिफाई द पेयर हुज डायमेंशंस आर इक्वल, हुज डायमेंशंस आर इक्वल, पेयर दिया है। देखिएगा फर्स्ट पेयर में क्या है, एकदम ध्यान से देखिएगा कि फर्स्ट पेयर में क्या लिखा गया है। तो ऑप्शन ए में लिख दिया गया क्या चाहिए आपके पास, टॉर्क एंड वर्क, ठीक है, टॉर्क एंड वर्क, दो चीज लिखा गया है। हम लोग इसको चेक कर लेते हैं। एक चीज तो हम पहले रिक्वेस्ट करना चाहेंगे आपसे कि अब सपोज करिए कि आप पढ़े हैं टॉर्क, आपको नहीं पता, वर्क तो आप पढ़े हैं तो आपको पता है, ठीक, कि वर्क का कितना हो जाएगा डायमेंशन, ml/t-2, ये आपको पहले से पता है। टॉर्क आप नहीं पढ़े हैं तो जो वेबसाइट पे आपको लिस्ट दिया गया है, ठीक है ना, फॉर्मूला का, उसमें जाके देखिएगा टॉर्क आपको मिल जाएगा, वहाँ पे डिफाइन भी किया गया होगा। नहीं तो अगर इफ़ पॉसिबल, और अगर आपके पास 11th का NCERT है तो आई थिंक उसके पार्ट फर्स्ट में ही, पार्ट फर्स्ट जो 2 पार्ट होगा उसमें पार्ट फर्स्ट में सबसे लास्ट में कलेक्शन ऑफ फॉर्मूला दिया गया आपको, आप वहाँ से हेल्प ले सकते हैं। नहीं तो हम तो हैं फिर बताने के लिए। टॉर्क है तो देखिए टॉर्क को क्या डिफाइन करते हैं, टॉर्क इज इक्वल्स टू होता है, एक्चुअली में टॉर्क हम लोग डिफाइन करते हैं RF sin थीटा। थोड़ा सा भी स्ट्रेस नहीं लेना आपको अपने दिमाग पे, थोड़ा सा भी जोर नहीं डालना है। सुनिए ध्यान से, आपसे अगर हम पूछें कि टॉर्क है ये क्या है, नहीं पता है, टॉर्क से क्या होता है नहीं पता है, ठीक है ना, उसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, लेकिन हमको समझना है इस चीज़ को।
आर क्या है, लेंथ समझ लीजिए, आर क्या है, लेंथ है एक, ठीक है, लेंथ। तो लेंथ का डायमेंशन हम लोग कितना लिख देंगे, एल, क्लियर है। फोर्स का डायमेंशन क्या लिखेंगे, तो इसको तो ऐसे पहले घेर दे, फोर्स है तो एम एल और टी माइनस 2 फोर्स का डायमेंशन। अब आया बात, ओ माय गॉड, साइन थीटा आ गया, तो ट्रिग्नोमेट्री आ गया, इसमें दिमाग ही नहीं लगाना ज़्यादा। आपसे अगर हम पूछे कि साइन 90 का वैल्यू आप हमको बताइए तो कितना आ रहा है, 1, एंड 1 इज अ कांस्टेंट, 1 क्या है, कांस्टेंट है। इसका मतलब कि साइन थीटा क्या होगा, कांस्टेंट होगा, और कांस्टेंट का कोई डायमेंशन नहीं होता है। मतलब अभी से आप ध्यान रखिए, जितना भी टी रेशियोज होता है, ठीक है, जिसमें आपका साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ठीक है, और इसका सब का रिवर्स कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, सब जहां भी आया उसके जगह पर कुछ भी आपको पुट नहीं करना है, उसकी जगह पर क्या करना है, आपको कुछ भी पुट नहीं करना है। मतलब कि किसी भी टी रेशियोज का डायमेंशन नहीं होता है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है ये। क्या चीज़ है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, ठीक। तो यहाँ से अगर हम लोग इसका डायमेंशन निकालते देखिए कितना आ रहा है, ml2 t माइनस 2, ऐसा करके कुछ। देखिए कितने लकी है हम लोग, पहला ऑप्शन ही हम लोग बनाए और मैच कर गया, ठीक है। लेकिन आपको प्रैक्टिस करना है, लक नहीं यहाँ पे जाके आपको चेक करना है कि हम कितने लकी हैं, नहीं। आप स्ट्रेस और एनर्जी का भी कैलकुलेट करके देखिएगा, ठीक, फोर्स और स्ट्रेस का भी करके देखिएगा, और फोर्स और वर्क का भी करके देखिए। जो ऑप्शन 3 बच गया, बी, सी और डी, तीनों को चेक करके देखिए, क्योंकि ये कोइंसिडेंस है यहाँ पे कि फर्स्ट ऑप्शन में ही ये चीज़ दिया गया था, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन में ही दिया गया था। बात समझ में आ रहा है। और मुझे तो पहले से ही पता था कि इसका डायमेंशन दोनों का बराबर होगा, लेकिन अगर हम पहले ऑप्शन बी को अगर हम उठाते तब आप कंसंट्रेट नहीं करते यहाँ पर। क्यों? क्योंकि आप हो सकता था आप ये दिमाग लगा चुके होते कि अच्छा सर तो ऑप्शन बी से स्टार्ट किए हैं, ए से क्यों नहीं स्टार्ट किए, ठीक। तो हो सकता है कि ऑप्शन ए होगा, तो आप जाके डायरेक्ट ऑप्शन ए ऑप्ट करिए और ये चीज़। तो जब आप क्वेश्चन में, जब एग्जाम हॉल में आप बैठिएगा तब इतना दिमाग नहीं लगा पाइएगा कि हमको कहाँ से ऑप्ट करना नहीं करना। अगर डायरेक्ट फार्मूला अगर आपको याद होगा तब जाके ये चीज़ आप रिलेट कर सकते हैं। क्लियर है। अच्छा ये भी इंपॉर्टेंट है, वर्क और टॉर्क। वर्क पढ़ जाइएगा 11th के 3rd या 4th चैप्टर में, और टॉर्क पढ़ेगा सबसे लास्ट में जब रोटेशन पढ़ाया जाता है। जब क्या पढ़ाया जाता है? रोटेशन। अच्छा इसके बारे में और जान लीजिए, आपको पहले से पता होगा वर्क कौन सा क्वांटिटी है? स्केलर है। क्या चीज़ है? स्केलर क्वांटिटी। डायमेंशन सेम होने का, तो एक मिनट, जैसे वर्क कैसा क्वांटिटी है? स्केलर, और टॉर्क कैसा? वेक्टर क्वांटिटी है। कैसा? वेक्टर क्वांटिटी। और अब हम जो बता रहे हैं वो सुनिए ध्यान से, इसका और इसका दोनों का डायमेंशन क्या हो गया? सेम हो गया। तो क्या आपसे कोई पूछेगा कि डायमेंशन ऑफ टू फिजिकल क्वांटिटीज आर सेम, ठीक, दो फिजिकल क्वांटिटीज का क्या डायमेंशन? सेम है। तो इसका क्या मतलब हुआ? ये मतलब हो गया कि दोनों क्वांटिटीज सेम हो गया? नहीं, एकदम नहीं। डायमेंशन सेम होना एक अलग चीज़ है, ठीक, और दोनों फिजिकल क्वांटिटीज सेम हो गया, ठीक, ये दोनों अलग चीज़ है। सपोज करें दोनों का जब डायमेंशन भी सेम होता, फिजिकल क्वांटिटी भी सेम ही होता, तो इतना दिमाग लगा क्यों टॉर्क लिखा गया है, इसको वर्क लिखा गया है? क्लियर है? ये चीज़ नहीं है, दोनों अलग अलग चीज़ है। हम बस थोड़ा सा आपको हिंट कर रहे हैं। वर्क आप 9 से पढ़ते आ रहे हैं। टॉर्क क्या होता है? जैसे सपोज करिए कि मार्कर है और इसको यहाँ से ऐसे पकड़ के फिक्स कर दिया गया, ऐसे हम पकड़े हुए इस पॉइंट से, और कोई एक आदमी आया है और इधर से आपके तरफ से सपोज करिए इसको, देखिए अब सपोज करिए इसको हम ऐसे धकेल देते, क्या ये रोटेट करेगा? नहीं, कुछ खास फोर्स लगा के इसको हम ऐसे धकेल दिए, देखिए घूमने लगा। अब सपोज करिए इसको पूरा घुमा दें हम, तो गोल गोल नहीं घूमने लगेगा। जैसे आप अपने रूम का जो गेट होता है, ठीक, तो गेट का जो हैंडल होता है उसको पकड़ के आप अपनी तरफ खींचते हैं, नहीं खींचते हैं? तो सपोज करिए उसका जो सबसे नीचे वाला पोर्शन होगा, जैसा ऐसा गेट होता है ना, ठीक, तो यहाँ से पकड़ के ऐसे खींचे, इसमें कलर लगा हुआ है, इसमें क्या लगा हुआ? कलर। इसको हम ऐसे पूरा घुमा दें तो सरफेस पे क्या हो जाएगा? कलर लग जाएगा। और आप जब उसको ध्यान से देखिएगा तो कैसा बनेगा? वो एकदम सर्कुलर। मतलब टॉर्क वैसा क्वांटिटी है जो हमको किस चीज़ में हेल्प करवाता है? रोटेट करवाने में। किस चीज़ क्या करवाने में? रोटेट। टॉर्क के कारण, जैसे फोर्स के कारण कोई चीज़ मोशन में आता है, उसमें एक्सेलरेशन आता है, वेलोसिटी का चेंज होता है। टॉर्क के कारण रोटेट कोई भी चीज़ करता है। क्या चीज़ करता है? रोटेट करता है, जिसमें हर एक चीज़ आपका जो नल होता है, नल, ठीक, वो हम लोग भी रोटेट करवाते हैं। जो आप सपोज करिए जैसे इसी को अगर खोलना है, यहाँ पर जो हम लोग फोर्स लगाते हैं, ठीक है, इस चीज़ को हम लोग खोल दिए यहाँ से, तो ये जो हम, ये भी टॉर्क के कारण ही खुला। मतलब किसी भी चीज़ को अगर हम रोटेट करवा रहे हैं तो किसका काम आता है? टॉर्क का। तो ये है वेक्टर क्वांटिटी, ठीक, और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, वर्क से तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है ये। टॉर्क रोटेशन चैप्टर में आता है, ठीक है, और ये है स्केलर क्वांटिटी। तो डायमेंशन सेम होने का मतलब ये नहीं है कि फिजिकल क्वांटिटीज भी सेम है। क्लियर है? ये था हमारे पास कौन सा? क्वेश्चन नंबर 12। ओके, अब देखते हैं हम लोग कौन सा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। और हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 13,
और फिजिकल क्वांटिटी x। अच्छा ये क्वेश्चन है, इसको हम लोग देखेंगे बाद में, ठीक है। 35 जो क्वेश्चन का कलेक्शन है उसमें से 4 या 5 क्वेश्चन आपका ऐसा मिलेगा, ठीक है ना, जो अभी थोड़ा सबसे अलग है, जैसे एक्सपोनेंट का क्वेश्चन है या ट्रिगो वगैरह से रिलेटेड, उसको हम लोग देखेंगे सबसे लास्ट में, ठीक है। पहले जितना भी आपका एक लिस्ट में बेसिक क्वेश्चन है सबको हम लोग क्लियर करते हैं, ठीक है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन क्या है। 14 नंबर क्वेश्चन है, आपको एक डायमेंशन दे दिया गया 14 नंबर में, ठीक है। क्या लिखा गया यहाँ से ml3, ठीक है, और क्या लिखेगा t-1 और q-2 डायमेंशन ऑफ है। 4 ऑप्शन दिया गया आपको, ठीक है, डायमेंशन दिया गया आपको। m क्या है मास, l क्या है लेंथ, t टाइम और q क्या है चार्ज। क्लियर है, q क्या है चार्ज। आप हो सकता है कि किसी और अदर क्वेश्चन में इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है ml3 t-1 और q-2 है ना, तो इसको q की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ से, q इक्वल्स टू IT होता है ना, ठीक है। I इक्वल्स टू q अपॉन टी क्लास 10 चैप्टर फर्स्ट फार्मूला नंबर 2 पहला फार्मूला होगा q इक्वल्स टू एनी, देखिए ध्यान से, q इक्वल्स टू एनी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसके बाद आपको यही पढ़ाया गया होगा, करंट का डेफिनेशन पढ़ाया गया होगा, ठीक है। तो यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग क्या चाहिए ml3 t-1 और q की जगह पर क्या लिख सकते हैं IT मतलब 80, ठीक, और 80 के ऊपर कितना -2 पढ़ाया गया होगा, ठीक। तो ये चीज़ को हम लोग देखते हैं ध्यान से, तो दोनों से रिलेटेड है। अब इसमें क्या पूछा है सो देखिए ध्यान से, ये तो डायरेक्ट लिख दिया, इसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं, और 4 ऑप्शन आपको दे दिया है। पहला रेसिस्टिविटी, क्या ये फॉर्मूला रेसिस्टिविटी का है, चेक करते हैं। तो रेसिस्टिविटी पहला फॉर्मूला आप कहाँ सुनोगे, R इक्वल्स टू रो L अपॉन A। अब देखिए ध्यान से, अब तो इतना बड़ा नई डायमेंशन दे दिया कि आप डायरेक्ट देख के बता ही नहीं सकते कि किसका है नहीं है, ठीक है। रेसिस्टिविटी का हम लोग चेक करके देखते हैं, ठीक है। यह है रेसिस्टिविटी इक्वल्स क्या हो जाएगा R इंटू A अपॉन L, ठीक है। अब ये क्या है रेसिस्टेंस। अब रेसिस्टेंस का डायमेंशन अब यहाँ पे पुट करिए, तो आप देखिए कैसे लिखेगा। आप पहले पढ़ चुके हैं, V इक्वल्स क्या होता है IR, तो R की जगह पर क्या पुट कर सकते हैं V/I, मतलब V/I इंटू ये एरिया मतलब L², अब बाई L तो सिर्फ बच जाएगा यहाँ से L, डायमेंशन ऑफ L। क्लियर है, ध्यान से देखते जाइएगा। V/I, तो V क्या होता है, V इक्वल्स टू W/Q, इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं हम लोग W/Q, तो W का कितना होगा, तो m² t-2 Q आएगा, देखिएगा ध्यान से, क्या आएगा यहाँ से Q। क्लियर है, यहाँ आएगा W/Q, तो Q ये तो हम लिख दिया किसका, V का, ठीक, सॉरी V इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से देखिए W/Q, तो W का तो हम लोग लिख दिया ml² t-2, Q को क्या लिख सकते हैं Q-1, क्योंकि इसी के टर्म में लिखा है तो लिख देते हैं Q-1, ठीक है। फिर देखिए हम लोग यहाँ से क्या आपके पास ये है I, तो डिवाइडेड बाई I, और I की जगह पर हम लोग कितना पुट कर सकते हैं, तो Q के टर्म में ही है, तो देखिए I इक्वल्स टू कितना लिखते हैं हम लोग Q/T, तो I के बदले में लिख सकते हैं Q/T, तो यहाँ पर लिखिए क्या चाहिए Q/T, Q हो गया T, और यहाँ पर क्या चाहिए एक डायमेंशन आपके पास L है, यहाँ पर क्या चाहिए L है, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए, T ऊपर जाएगा, क्लियर है, तो एक तो -2 और ये +1 जाएगा, तो कितना हो जाएगा वो, ठीक। तब क्या बचेगा m L² और ये L3, यहाँ क्या बचेगा t-1 और ये Q ऊपर जाएगा, तो क्या हो जाएगा Q-2। जब फर्स्ट में ही आ गया क्या, उप्स, देखिए फिर आप लकी होगा, मतलब डायमेंशन का ही ये दिया हुआ था किसका, ठीक है, आप फिर से लकी हैं। और फिर फर्स्ट ऑप्शन जो है आपका उसी में आ गया, किस चीज़ का डायमेंशन, रो का, मतलब जो रेसिस्टिविटी का डायमेंशन यही है। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, हम लोग अभी चारों कैलकुलेट करने वाले हैं, छोड़ेंगे किसी को नहीं, हमको एग्जाम में नहीं बैठे हुए हैं, ठीक है। पहले दूसरे, उसके बाद है कंडक्टिविटी। देखिए ध्यान से, रेसिस्टिविटी का काम क्या होता है, रेसिस्टिविटी जो है, ठीक, ये नेचर ऑफ मटेरियल को बताता है। जैसे पढ़े होंगे आप रेसिस्टेंस, देखिए तो इसमें कंडक्टेंस दिया हुआ है क्या, नहीं, कंडक्टेंस नहीं दिया गया है, ठीक। तो रेसिस्टिविटी जो होता है, जैसे हम लोग ध्यान से सुनिए, आपको रेसिस्टिविटी पढ़ाएगा, तो R इक्वल्स टू पढ़ाएगा रो L/A, ये रेसिस्टिविटी है। उसी तरीके से एक होता है कंडक्टिविटी, अच्छा इसका यूनिट पता है क्या होता है, ओम, आपको पहले से पता होगा ऐसा वाला, ठीक। एक होता है कंडक्टिविटी, रेसिस्टिविटी का मतलब कि वो प्रॉपर्टी जो करंट को क्या करे, रोके, कंडक्टिविटी मतलब वो प्रॉपर्टी जो उसको सपोर्ट करे करंट को, तो हम लोग उसको रिवर्स में डिनोट करते हैं, 1/R इज इक्वल्स टू कंडक्टिविटी, ठीक है, उसको हम लोग G से लिखते हैं, ठीक है, किसी से G से क्या हो जाएगा कंडक्टिविटी। अच्छा कैपिटल G से F इक्वल्स टू G M/2 में भी लिखा जाता है, लेकिन उसको यहाँ भी लिखा जाता है इसी से। फिर देखिएगा ध्यान से, जैसे यहाँ पर रेसिस्टिविटी है, ठीक, उसी तरीके से होता है कंडक्टिविटी, इसको बोलते हैं रो, ROW। एक और होता है टर्म 1/रो, इसको हम लोग बोलते हैं सिग्मा,
क्या बोलते हैं इसको, सिग्मा। रेसिस्टेंस, कंडक्टेंस, रेसिस्टिविटी, कंडक्टिविटी आप पहले पढ़े होंगे तो ठीक। तो 1 अपॉन सिग्मा कर देंगे, 1 अपॉन इतना कर देंगे तो इसका डायमेंशन निकल जाएगा। तो कितना हो जाएगा, m-1 l-3 t+1 और q+2। क्लियर है, यहाँ से ये चीज आ जाएगा। फिर देख लीजिए ऑप्शन थर्ड दिया हुआ रेसिस्टेंस। तो रेसिस्टेंस का तो हम लोग अब यहीं पे निकाले ही हैं, ठीक है, तो वो चीज़ पता ही हो जाएगा। ऑप्शन 4 दिया गया क्या चाहिए, नन ऑफ दिस। तो नन ऑफ दिस में दिमाग नहीं लगाना है, ठीक, वो तो ऑप्शन ही नहीं है। वो कहा गया कि अगर कोई नहीं हो ऑप्शन तो क्या करना है, तो उसके लिए क्या हो गया आपके पास जो क्वेश्चन है, ठीक, वो ऑप्शन नंबर 1 सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहा गया है, इसी के साथ देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 बोला गया है कि 2 कोई फिजिकल क्वांटिटीज है, 2 फिजिकल क्वांटिटीज ए एंड बी। ठीक है, ध्यान से देखिए, 2 फिजिकल क्वांटिटीज, एक फिजिकल क्वांटिटी ए है और एक दूसरा फिजिकल क्वांटिटी बी है, एंड बोथ हैव, सॉरी ऐसा नहीं है, 2 फिजिकल क्वांटिटीज ए एंड बी हैव डिफरेंट डायमेंशन। मतलब डायमेंशन ऑफ ए इज नॉट इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ बी, डायमेंशन सेम नहीं है। तो बोला गया कि 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, ए डिवाइडेड बाई बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी, और नन ऑफ दिस। बोला गया है कि विच मैथमेटिकल ऑपरेशन, कौन सा मैथमेटिकल प्रोसेस, ठीक, जो दिया गया है आपके ऑप्शन में वो सही हो सकता है, मीनिंगफुल है। तो 2 अलग अलग डायमेंशन है। आप पढ़े होंगे होमोजेनिटी ऑफ सॉल्यूशन, होमोजेनिटी ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, होमोजेनिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या बोलता है, ठीक, कि सेम क्वांटिटी, सेम फिजिकल क्वांटिटी को ही जोड़ा जा सकता है या घटाया जा सकता है। अगर डायमेंशन सेम है दोनों का तभी उसको जोड़ सकते हैं या क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं। इस भाई साहब का तो दोनों का डायमेंशन ही क्या है, अलग है। दोनों का क्या है, डायमेंशन ही अलग है, तो जोड़ना और घटाना नहीं है। तो देख लीजिए आप, आपके पास मतलब यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि a प्लस बी भी पॉसिबल नहीं है, ठीक, a माइनस बी भी पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि ये होमोजेनिटी ऑफ सॉल्यूशन के रूल को फॉलो नहीं करता। अब देखिए ऑप्शन नंबर, अब बी और सी कैंसिल हो गया, डी नन ऑफ दीज है, लेकिन उससे पहले एक बचता ऑप्शन नंबर ए बाई बी। क्या पूछ रहा है कि क्या ए बाई बी हो सकता है, दोनों का डायमेंशन अलग अलग है। इसको हम लोग जल्दी से चेक कर लेते हैं। देखिए आप सबसे बेसिक फॉर्मूला आप जानिए, कोई ध्यान में रखिए कोई एक फॉर्मूला जो रेशियो के फॉर्म में आपको हो पता, ठीक है, रेशियो के फॉर्म में आपको क्या हो पता हो। जैसे देखिए ध्यान से, जैसे सपोज करिए स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसका यूनिट क्या होता है मीटर, इसका यूनिट क्या होता है सेकेंड। बोथ हैव डिफरेंट डायमेंशंस, लेकिन इसके बावजूद भी एक अच्छे टर्म को डिफाइन करता है स्पीड, जो आपको बताता है कि आप किसी खास टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं। देखिए ध्यान से, फोर्स इज इक्वल्स टू, ऐसे बहुत कुछ है इसी में, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये वेलोसिटी है, ये टाइम है, इसका डायमेंशन होता है LT-1, इसका होता है t, दोनों का अलग अलग डायमेंशन है, लेकिन एक टर्म डिफाइन होता है दैट इज a एक्सेलरेशन, जो वेलोसिटी के रेट ऑफ चेंज को बताता है। ठीक है, प्रेशर इज इक्वल्स टू क्या आपके पास, फोर्स अपॉन एरिया है, प्रेशर इज इक्वल्स टू क्या, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, तो mLT-2 और एरिया का डायमेंशन क्या होता है L², क्या होता है L², लेकिन इसके बावजूद भी ये P डिफाइन कर रहा है। मतलब ये हुआ कि होमोजेनिटी ऑफ सॉल्यूशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है, तो समेशन या सब्सट्रैक्शन के लिए, किसी 2 सेम फिजिकल क्वांटिटीज को जोड़ने के लिए या घटाने के लिए। अगर दोनों का डायमेंशन सेम है तो जोड़ सकते हैं, सेम नहीं है तो घटा सकते हैं, सेम है तो जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं, अगर सेम नहीं है तो ना जोड़ सकते हैं ना घटा सकते हैं। लेकिन अगर दोनों का डायमेंशन अलग अलग है तो ये पॉसिबिलिटी है। अब ऐसा नहीं है कि किसी को भी किसी से डिवाइड करके एक नया फिजिकल क्वांटिटी आप डिफाइन कर दीजिएगा। जैसे आप बोल दीजिएगा सर देखिए हम नया क्वांटिटी एक्सेलरेशन अपॉन टाइम, हम कुछ भी लिख देते हैं ऐसा ऐसा करके, ठीक है ना, ये एक नया फिजिकल क्वांटिटी जो हम ढूंढ दिए हैं, ठीक, तो इसको ढूंढे हैं, आप अच्छा काम किए हैं, लेकिन इसको रखिएगा अपने घर पे ही, इसको बाहर किसी को मत दिखाइएगा, ठीक है ना, नहीं तो बेचारा का हार्ट अटैक आ जाएगा और फिर वो चल बसेगा। तो ठीक है, तो अभी जितना ढूंढा हुआ आप, ये हम ये नहीं कह रहे हैं आपको कि आप नहीं ढूंढ सकते हैं, जरूर ढूंढ सकते हैं, लेकिन अभी आपको नहीं ढूंढना है इसमें, ठीक है, जब टाइम आएगा आप ढूंढ लीजिएगा। प्रेशर अगर ऐसा भी हो सकता है कोई सोच रहा होगा अरे सर क्या आप बात कर रहे हैं, हम तो ढूंढ लिए पहले ही, तब ठीक है जब हम मिलेंगे आपसे तो आप हमको भी बताइएगा, हम भी आपसे सीख लेंगे कुछ। तो प्रेशर इक्वल्स टू क्या आपके पास फोर्स अपॉन एरिया, तो मतलब डिवाइड करके एक नया क्वांटिटी लाया जा सकता है, मतलब A अपॉन B क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपके पास कौन सा क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्या चाहिए, क्वेश्चन नंबर 16 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 16 ही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया गया, अभी आपको हम बताए थे क्वेश्चन भी हम दिया है कि आप प्रैक्टिस करिएगा पहले, ठीक।
तो उस क्वेश्चन नंबर में देखिए क्या है एक्चुअली। क्वेश्चन नंबर ये है कि एप्सिलॉन नॉट है। देखिए दो टर्म है आपको, सबसे पहले एक है ऐसे दिया हुआ एप्सिलॉन नॉट है, और भी कुछ है क्या, एक है म्यू नॉट, ठीक है। और चूंकि ये स्टैंडर्ड सीट है तो इसमें एप्सिलॉन नॉट का मीनिंग भी लिख दिया, परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम या फ्री स्पेस, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट को लिखा है, ठीक। और म्यू नॉट को क्या लिख दिया गया, परमिएबिलिटी ऑफ द वैक्यूम। परमिटिविटी, परमिएबिलिटी अलग अलग टर्म है, एक इलेक्ट्रोस्टैट्स का है, एक मैग्नेटिज्म का है, ठीक। दोनों में बहुत दिन का डिस्टेंस है, पढ़ेंगे हम लोग अच्छे से, ठीक। लिखा है एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट, और 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, ठीक। और चारों ऑप्शन में आप देख लीजिए ध्यान से, M, L और T है। क्या चीज़ है, M, L और T, और उसके साथ क्या, I, दैट इज करेंट। लिखा है M मास, L लेंथ, T टाइम और I करंट है। तो बताइए कि किसके किसके टर्म में ये आंसर है, आपको पूछना बताना है आपको कि चारों ऑप्शन में से एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन कौन है और म्यू नॉट का डायमेंशन कौन है, मतलब कि इसमें कितना आंसर सही है, 2। कौन कौन सा आंसर सही है, 2। हम दोनों के लिए आपको प्रोसेस बताते हैं, आप इसको सॉल्व करेंगे अच्छे से, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट का भी बताया गया आपको डायमेंशन, म्यू नॉट का भी बताया गया, तो एक डायमेंशन हम बताएंगे, ठीक है। लास्ट क्लास में हम लोग म्यू नॉट का डायमेंशन कैलकुलेट किए थे, ध्यान से देखिएगा। तो एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन हम फिर से बता रहे हैं, म्यू नॉट का जो डायमेंशन आप खुद से कैलकुलेट करके, और इसमें ढूंढना है आपको कि कहाँ पे ये चीज़ मिलेगा। तो एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट के डायमेंशन को अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो कहाँ से आपको मिलेगा, वेट, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट के डायमेंशन को अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो कहाँ से हमको मिलने वाला है, तो दोनों फार्मूला हम आपको लिख देते हैं, ठीक। तो ये फार्मूला आपको मिलेगा F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। फोर्स, चार्ज, लेंथ, और ये एप्सिलॉन नॉट है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है, ये कांस्टेंट है, क्लियर है। तो एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू अगर हम लोग लिखे तो क्या लिखेंगे यहाँ से, Q1 Q2 बाई FR स्क्वायर, ठीक है। और Q1 IT, Q इक्वल्स टू IT होता है ना, तो IT अपॉन, देखिएगा ध्यान से, इफ MLS T-2, और ये क्या हो जाएगा, L हो गया, ठीक। तो यहाँ से डायमेंशन देखिए क्या आ गया, एक M है तो M-1, L और L, तो ये कितना हो जाएगा, L-3, और देखिए यहाँ से I और I, तो I स्क्वायर, T+2 और T-2 है, तो कितना हो जाएगा, T के पावर 4। ये डायमेंशन आ गया किसका, एप्सिलॉन नॉट का। अब आप ऑप्शन देख लीजिए, M-1, L-3, T4 और I2, ऑप्शन बी, देखिए ध्यान से, ऑप्शन नंबर बी मैच कर गया, ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया, मैच कर गया, मतलब कि एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। लेकिन ये तो और इसमें मोर देन 1 ऑप्शन करेक्ट है, ठीक। तो दूसरा भी आपको देखना होगा, तो दूसरा आप कहाँ से देखिएगा, देखिए ध्यान से, अगर आपको ध्यान में होगा तो आपको लास्ट क्लास में एक फॉर्मूला बताया गया होगा, सबसे पहले F इक्वल्स टू बताया गया होगा I/L/B sin थीटा, क्लियर है, कोई डायमेंशन नहीं। B क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, B क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, और ये क्या है, फोर्स, ये क्या है, करंट, और ये क्या है, लेंथ, फोर्स, लेंथ और करंट। तो फोर्स का डायमेंशन कितना लिखेंगे, देखिएगा ध्यान से, हम लिख रहे हैं फाइनली स्टेप, आप इसको सॉल्व करेगा, MLT-2, क्लियर है, फोर्स का डायमेंशन लिख दिए। अब ये दोनों टर्म भाई साहब कहाँ आएंगे, इसके नीचे, तो डिवाइडेड बाई, इसकी जगह पर I ही लिख दीजिए, क्योंकि ऑप्शन में I के अकॉर्डिंग टर्म में ही दे दिया, तो I, लेंथ क्या लिख दें यहाँ पे, L, ठीक है। MLT-2 फोर्स का, और करंट के लिए डायरेक्ट I लिख देते हैं, और लेंथ के लिए L लिख दिया गया, क्लियर है। मतलब ये किसका डायमेंशन आ गया, B का। तो आप सोच रहे हो कि सर आप कर क्या रहे हैं, एक्चुअली में डायमेंशन पूछा म्यू नॉट का, आप बना रहे हैं यहाँ पर किस चीज़ का, डायमेंशन B का। लेकिन हम लोग देखते हैं, अब आप ध्यान से देखिए, आपको एक फॉर्मूला बताया गया होगा, B इक्वल्स टू, या शायद हम लिखे होंगे DB, मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड, छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और डिफाइन किए होंगे वहाँ पर μ0/4 पाई IDL sin थीटा अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। क्या डिफाइन किया गया होगा, μ0/4 पाई IDL sin थीटा अपॉन R स्क्वायर, और देख लीजिए यही है वो μ0, ठीक। 4 पाई का कोई डायमेंशन आपको नहीं कंसीडर करना है, साइन थीटा का कोई डायमेंशन आपको कैलकुलेट नहीं करना है। तो इसका डायमेंशन हम लोग DB की जगह पर क्या कर देंगे, ये पूरा पुट कर देंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा, MLT-2 अपॉन कितना लिख देंगे, IL लिख दिए, ठीक। अब देखिए ध्यान से, I तो इसके नीचे जाएगा, तो यहाँ लिख दीजिए I, तो एक और आ जाएगा, तो यहाँ स्क्वायर लगा देते हैं। DL एक लेंथ है, ये भी जाएगा नीचे, यहाँ भी लग जाएगा स्क्वायर।
आर स्क्वायर ऊपर जाएगा तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम लोग, यहाँ से एल स्क्वायर, यही क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ म्यू नॉट। ध्यान से देखिए, पहले हम डी बी के डायमेंशन को यहाँ लिखे, आई डी एल को नीचे लिया है, तो आई और डी एल दोनों एक टर्म ऐड हो गया, और आर स्क्वायर ऊपर चला गया, तो एल स्क्वायर यहाँ पे लिख दिया। अब आप देख लीजिए यहाँ से क्या क्या होगा, तो ये देख लीजिए, ये एल स्क्वायर और ये एल स्क्वायर दोनों एक दूसरे से दोस्ती करके भाग गया यहाँ से, ठीक है। तो बचा क्या, m1, ये क्या है L1 t-2 और i-2, ये है डायमेंशन। हम लोग देखते हैं ऑप्शन, m1 L1 t-2 और i-2, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। तो दोनों का कैलकुलेट हम कर ही लिए, ठीक है, क्लियर है। दोनों का क्या कर लिया हम लोग, यहाँ से कैलकुलेट कर लिया, इसको भी नोट कर लीजिएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 पे लिखा गया द डायमेंशन ऑफ एल अपॉन आर सी भी, एल अपॉन आर सी भी, क्लियर है, एल अपॉन आर सी भी। अब देखिए ध्यान से, इसमें कौन चीज क्या है, ठीक है, ओके, एल अपॉन आर सी भी। अब देखिए इसका डायमेंशन आपसे पूछा गया, 4 ऑप्शन दिया है, ए एम्पियर, एम्पियर स्क्वायर, एम्पियर की पावर -1 एंड नन ऑफ दिस। हम आपको इसमें नोट कर रहे हैं कि आपके लिए इसमें से क्या क्या इंपॉर्टेंट है, सॉरी इसमें कौन क्वांटिटी क्या क्या है, कैसे आपको पुट करना है। तो सपोज कर लीजिए कि कोई एक क्वांटिटी हो गई है समथिंग, क्या पुट कर लिया जाए, P बोल दिया जाए, इसका कुछ डायमेंशन है। देखिए ध्यान से, R क्या है, R तो रेसिस्टेंस है, ये क्या है आपके पास रेसिस्टेंस, बहुत बार कैलकुलेट किया, आप उसको वहां से पुट करिएगा। सी होता है कैपेसिटेंस, जिसको आप कंडेंसर बोलते हैं, ठीक है ना, वो फैन में लगता होगा, व्हाइट कलर कैसा आता है, ऐसा करके वायर निकला हुआ रहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस बोलते हैं एक्चुअली में। ये अलग अलग शेप का होता है, आप जो लगाते हैं या हम लोग जो घर में फैन में यूज़ करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, सिलेंडर टाइप का होता है इसलिए। तो कैपेसिटेंस, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो Q इक्वल्स टू सी भी, और इसे C को, तो C इक्वल्स टू हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ से, Q अपन V, तो Q की जगह पर हम लोग क्या लिख देंगे IT, अब V की जगह पर क्या लिख देंगे W अपन Q, क्लियर है। तो यहाँ से लिख सकते हैं क्या, IT और W का डायमेंशन क्या हो सकता है, ml² t-1, ठीक है, सॉरी ml² t-2 होगा, ठीक है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ml t-2। तब सब कुछ ऊपर चला जाएगा, तो डायमेंशन यहाँ से इसको पुट कर दीजिए, ml² t-2, ये हो गया डायमेंशन। और नीचे क्या है, Q है, तो Q को ऊपर ले जाएगा तो क्या लिख दीजिएगा, IT, तो एक I और एक T और आ गया। ये डायमेंशन किसका निकल गया, C का, किस चीज़ का, C का। V क्या है, देखिए ध्यान से, V क्या है, तो V है पोटेंशियल, V इक्वल्स टू फिर वही कहानी है W/Q, तो 50 बार हम निकालेंगे नहीं, आप इंटेलिजेंट हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, क्लियर है। अब आता है क्या चीज़, L, इस पर हम थोड़ा सा फोकस कर देंगे, L क्या होता है आप पढ़िएगा, आप हालांकि नाम सुने होंगे, ठीक है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक। तो सेल्फ इंडक्शन होता है 2 टाइप का, सॉरी इंडक्शन 2 टाइप का होता है, एक सेल्फ इंडक्शन, ठीक, इसको रिलेट कर सकते हैं, हम आपको पहले भी बता चुके हैं। सेल्फ मोटिवेशन होता है, एक म्यूचुअल होता है, कि कोई दूसरा कह दिया आज से तुमको ऐसे करना है, तुम कर सकते हो, जो स्पीकर सब नहीं होता है, मोटिवेशनल स्पीकर सब, जैसे संदीप महेश्वरी है, ठीक, और बहुत सारा है, आप लोग में भी देखते भी होंगे, ठीक। हमको कुछ खास पसंद नहीं है, लेकिन वहाँ से क्या है वो कि अपना वो डिफाइन कर दिया, वो एकदम आपको जो है एकदम आज से आप तो एकदम करोड़पति बन जाइएगा, अरबपति बन जाइएगा, ऐसे एकदम टॉपर्स का जो देखिए आप कहानी, ये 5 बात आप याद कर लीजिए, आप डायरेक्ट विजय माल्या से वो ऊपर बनिएगा, तो ये वो ढेर सारा कहानी आपको बता देगा, ठीक है। तो आपको क्या काम करना है कि एकदम, अच्छा आप सोच रहा हो कि बच्चा कि सर आप विजय माल्या का आज नाम ले रहे हैं, वो इत्तेफाक से निकल गया है, ठीक, वैसे तो पैसा लेके भाग गया था शायद, ऐसा करके कुछ सुने हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग आते हैं फिजिक्स पे, इकोनॉमिक्स हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या है ये L, इसका जो L का नाम है उसको हम लोग बोलते हैं कॉफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, क्या बोलते हैं इसको, कॉफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। और इसका डायमेंशन हम लोग कैसे निकालेंगे, तो इसका डायमेंशन हम आपको एक्चुअली में निकाल देते हैं, ठीक है। ये जब हम आपको कैलकुलेट करके दे देते हैं, ठीक, आप यहाँ से देख सकते हैं क्या है एक्चुअली में आपको करवाया गया होगा, लिखा होगा E इक्वल्स टू -L di/dt, ठीक है,
E इक्वल्स टू माइनस ऑफ एल डी आई बाई डी टी। और यही एल जो है ये क्या है, डायमेंशन है, ई क्या है, वोल्टेज, ये भी जो है ना अभी आप समझ सकते हैं इसको ऐसे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ लिखा जाता है, ईएमएफ इज इक्वल्स टू, लेकिन है दोनों सेम चीज़, थोड़ा सा डिफरेंस है, बाद में समझेंगे इस चीज़ को, ठीक। यहाँ से तो इसका डायमेंशन आप लिख सकते हैं ना, तो आप ई को हटा दीजिए और आप भी ही लिख दीजिए, भी यही वाला W अपन क्यू। डी आई मतलब क्या होता है, हम आपको बताते हैं, आई मतलब होता है करंट और डी आई मतलब चेंज इन करंट। तो करंट को करंट से घटाएंगे तो करंट ही मिलेगा। ऐसा नहीं है ना कि पैसा माइनस पैसा, 10 रुपया माइनस 15 रुपया बराबर 100 किलो सोना, ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है। चेंज है, करंट का चेंज है, तो चेंज भी क्या होगा, करंट ही आएगा। तो ये भी करंट है और ये भी क्या होगा, टाइम होगा। तो यहाँ से आप एल का डायमेंशन निकालेंगे। उसके बाद क्या करना है आपको, एल के डायमेंशन को इसमें पुट कर दीजिए और इस तीनों के डायमेंशन को पुट करिए। पुट करने के बाद आप चेक कर लीजिए कि किसके डायमेंशन में क्या आंसर आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 आपके पास, सॉरी 17 था, 17 नंबर आपके पास क्या है, क्वेश्चन नंबर यही है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 18 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या लिखा गया है, कैपिटल एक्स इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट एल बी। आज ये एप्सिलॉन नॉट को मन लग गया लगता है, बहुत सारा आ रहा है एप्सिलॉन नॉट, ठीक, अपॉन टी। देखिए इससे पहले वाले क्वेश्चन में एप्सिलॉन नॉट आपको कैलकुलेट किया गया था, तो आप एप्सिलॉन नॉट के वैल्यू पुट कर दीजिए। पूछा गया आपसे कि द क्वांटिटी दिस, क्वेश्चन नंबर क्या है, 18 है, ठीक है। बोला गया एक्स इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट एल भी बाई टी। तो यहाँ से डिफाइन किया गया कि एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एप्सिलॉन नॉट एल बाई भी टी। अब यहाँ से डिफाइन कर लीजिए कि कौन क्या, एल लेंथ है, भी पोटेंशियल और टी टाइम है, और एप्सिलॉन नॉट आपको पता है। तो पूछा कि बताइए कि एक्स कौन सा क्वांटिटी होगा। तो इसका डायमेंशन आप एप्सिलॉन नॉट का कहाँ से लिख सकते हैं, तो जहाँ हम बता दिए आपको पिछले क्वेश्चन में, या आपका जो ऑप्शन है, ठीक है ना। एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन देखिए आपको, अगर यहाँ से लिख सकते हैं m-1 l-3 और t4 और आई स्क्वायर, आप वहाँ से भी लिख सकते हैं इसका डायमेंशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 से, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 से डायमेंशन लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट का। लेंथ का भी लिख लीजिएगा, भी का भी डायमेंशन आप लिख सकते हैं, और टी पुट करिएगा। और 4 ऑप्शन आपको दिया गया, क्या क्या चीज़, रेसिस्टेंस, चार्ज, वेलोसिटी और करंट। रेसिस्टेंस आपको पता है, चार्ज का होता है IT, वोल्टेज का भी आप लिख ही सकते हैं, ठीक। और करंट तो खुद ही फंडामेंटल क्वांटिटी है। अब उसके बाद चेक कर लेना आपको कि इसमें से किसका जो है डायमेंशन इससे मैच कर रहा है, वही जो होगा इस एक्स को डिफाइन करना है कि कौन सा फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, होगा। तो इसको हम लोग क्या करते हैं यहाँ से, ठीक है, इसको जरूर बनाइए। क्वेश्चन नंबर 18, क्लियर है। नेक्स्ट, सही में एकदम इसको मजा लग रहा है कि बहुत मन लग रहा है इसको, मतलब एकदम फिर से आ गया एप्सिलॉन नॉट आपसे। लेकिन इस पर पूछा है क्या कि द यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज क्या होगा। तो यूनिट हम लोग हालांकि नहीं कैलकुलेट किए हैं। तो एफ इज को हम लोग क्या लिखते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, यूनिट निकालना है। तो एप्सिलॉन नॉट इज हम लोग क्या देखिए, इसको क्या लिख सकते हैं, कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन और मीटर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा आपके पास, कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। चेक कर लीजिए, कूलम्ब स्क्वायर, ऑप्शन 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 कहाँ गया ये, हाँ, कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये ऐसा कहाँ है आपके पास, किधर गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अंतर है दोनों में, आप देख सकते हैं कैसे कैसे लिखा गया है। हम आपको ऑप्शन को भी थोड़ा सा हम इलस्ट्रेट करते हैं आपको, देखिए ध्यान से। पहले लिखा गया कूलम्ब के लिए हम C लिख रहे हैं, और उसके बाद लिखा गया है कूलम्ब ऐसे स्लैश दिया गया और न्यूटन इंटू मीटर। इसका मतलब ये है कि कूलम्ब डिवाइडेड बाई न्यूटन इंटू मीटर, ये लिखा गया, ठीक है। एक में क्या लिखा गया, ऑप्शन बी में, ऑप्शन बी में लिख दिया गया है न्यूटन इंटू मीटर का स्क्वायर, ठीक, स्लैश कूलम्ब स्क्वायर। इसका मतलब होता है न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर और डिवाइडेड बाई कूलम्ब स्क्वायर। ऐसा कुछ है क्या, नहीं, ठीक। और जो थर्ड नंबर में उसको क्या लिखा गया है, कूलम्ब स्क्वायर और स्लैश किधर गया भाई, ठीक, न्यूटन इंटू मीटर का होल स्क्वायर। इसका मतलब कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन का स्क्वायर और मीटर का स्क्वायर। लेकिन अपन देख रहे हैं यहाँ पे n है नहीं, n का स्क्वायर नहीं है, ठीक। तो ये भी गलत, ये भी गलत, सब गलत। तो कौन सा आ जाएगा अपने पास, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर क्या चीज हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। कितना, कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। इसको वो डायरेक्ट वहाँ पे लिखा गया। इसको और एक तरीका है लिखने का, जैसा हम लिखे हैं यहाँ पे, ठीक। नहीं तो इसको हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्लियर है, यहाँ से आप देख सकते हैं।
उसका देखिए क्या चाहिए आपके पास, उसका देखिए क्वेश्चन नंबर क्या चीज़ 21 इम्पल्स। चलिए कुछ तो नहीं आया, हालांकि ये भी कुछ है नहीं, आप जानते ही होंगे इम्पल्स आप कैलकुलेट किए होंगे। उप्स, ठीक है, कितना है क्वेश्चन नंबर इम्पल्स 21 इम्पल्स। इम्पल्स को हम लोग आई से डिनोट करते हैं, होता है फोर्स इनटू टाइम। क्या होता है ये, फोर्स इनटू टाइम। इसको हम बता सकते हैं और आप समझ भी जाइएगा, एक्चुअली ये पढ़ना भी है इम्पल्स आपको। जब आप क्लास 9th में जब आप आई थिंक मोमेंटम जिस समय पढ़ रहे होंगे उस समय आपको ये चीज़ बताया गया होगा, और अगर आप एस चांद फॉलो किए होंगे तो वहाँ पर एक बैट बॉल का एग्जाम्पल भी दिया गया इम्पल्स। इम्पल्स मतलब क्या होता है कि किसी बहुत छोटे टाइम इंटरवल के लिए, बहुत छोटे टाइम इंटरवल किसी चीज़ पे बहुत ज़ोर से फोर्स लगा देना। जैसे क्रिकेट आप देखते होंगे तो बॉलर बॉल करता है, ठीक, और बैट्समैन जो होता है, सपोज करें महेंद्र सिंह धोनी जो है एकदम पूरा एनर्जी के साथ एक 6 लगा दिया, ठीक है, हालांकि बहुत टाइम हो गया 6 लगाए हुए, लेकिन सपोज करिए कि वो लगाता है, तो जो बॉल और बैट का जो कांटेक्ट है, बॉल और बैट का जो कांटेक्ट होता है वो सोचिए कितने टाइम के लिए होता है। उसको एकदम स्लो मोशन में दिखाया जाता है, ठीक है, तब जाके क्या होता है वो दिखता है। स्लो मोशन एकदम करके दिखाया जाता है तब क्या होता है वो दिखता है, ठीक। तो हम लोग इम्पल्स को डिफाइन करते हैं फोर्स इनटू टी, ठीक। तो फोर्स का जो डायमेंशन होता है वो कितना होता है ml(t-2), और यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास t, तो क्या हो जाएगा आपके पास एक्सप्रेशन ml(t-1), ठीक। अच्छा, इसको आप एक चीज़ और देख सकते हैं, p = mv, ठीक है, तो यहाँ से भी लिख सकते हैं ml(t-1). देखिए इम्पल्स और फोर्स, इम्पल्स और फोर्स दोनों का डायमेंशन क्या आ गया, सेम आ गया। लेकिन जब आप मोमेंटम को पढ़ रहे होते हैं उस समय इम्पल्स उतना नहीं समझते, लेकिन जैसे आप इम्पल्स पढ़िएगा और फोर्स को, तो डायमेंशन दोनों का क्या हो गया, सेम है। आप पढ़िएगा बाद में जाके, एक्चुअली में ये भी मोमेंटम है, लेकिन इसको मोमेंटम का चेंज बताया जाता है, किस चीज़ का चेंज बताया जाता है। क्लियर है? तो हमारा ये क्वेश्चन नंबर कितना था 21, ठीक है। फिर आते हैं हम लोग किस पे, क्वेश्चन नंबर 22 पे। ये तो ईजी है, ठीक है। कैपिटल जी का बोला है क्या चीज़, डायमेंशन निकालने के लिए। तो कैपिटल जी क्लास 9 चैप्टर 3 फॉर्मूला फर्स्ट, ठीक है, आप यहाँ से लिख सकते हैं। तो जी का जो डायमेंशन होगा हो जाएगा FR² / m² g। क्या इसमें आप डायमेंशन पुट करके, सॉरी यूनिट पुट करके कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। फोर्स का डायमेंशन आप क्या लिख सकते हैं ml(t-2), r² का डायमेंशन आप क्या लिख सकते हैं L², और m की जगह पे क्या लिख सकते हैं आप m²। क्लियर है? आप उसको ऊपर ले जाके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, हाउ मनी वेवलेंथ ऑफ, अच्छा वेवलेंथ आ गया, ठीक। हम लोग इस पर अभी डिस्कस करेंगे बाद में। तो एक क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा छूट गया था, सेट 13 नंबर 23 को स्किप करते हैं हम लोग। ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन आ गया इसमें। अलग टाइप मतलब कहने का कि इसके लिए हम लोग कुछ बात करेंगे, फिर हम लोग इस पे आएंगे। 2-3 क्वेश्चन होगा जिसको मुश्किल से लीव किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24, लाइट ईयर इज ए यूनिट ऑफ, लाइट ईयर देखिए बहुत कंफ्यूजिंग है। लाइट ईयर पूछ रहा है किसका यूनिट है, ठीक है। ऑप्शन दे दिया आपके पास, टाइम है, मास है, डिस्टेंस है, एनर्जी है, क्या है। लाइट ईयर देख के तो लगता है कि ईयर लगा हुआ है सर, तो क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, टाइम होना चाहिए, और एक्चुअली में है भी टाइम, होना क्या चाहिए, ईयर लगा हुआ है। लेकिन अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो गलत सोच रहे हैं। लाइट ईयर वो नहीं होता है, ठीक है। देखिए हर एक यूनिट्स अलग अलग, जैसे सेंटीमीटर, मिलीमीटर, डेसीमीटर, किलोमीटर, हर एक बनाया गया ना लेंथ। यहाँ से बहुत दूर, जब एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स का हम लोग बात करते हैं, जितने भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक, या आप कभी आपको अगर टाइम मिले, टाइम अगर आपके पास हो, आप अपने बिजी शेड्यूल से अगर आप 10 मिनट निकाल सकते हैं, ठीक है ना, तो आप वहाँ से आप कॉस्मिक कैलेंडर का कभी जाके सर्च करिएगा गूगल पे, कॉस्मिक कैलेंडर, ठीक है, कॉस्मिक कैलेंडर। या अगर पॉसिबिलिटी है आपको और आप सही में साइंस में इंटरेस्ट रखते हैं, ठीक, तो अभी एक वेब सीरीज़ बनी है, हॉलीवुड बनाई है, उसको वेब सीरीज़ का नाम है कॉस्मोस, COSMOS। कुछ नहीं करना है इसके लिए आपको, ठीक, डायरेक्ट जाइए क्रोम पे और लिखिए कॉस्मोस COSMOS/Google Drive, ठीक है, और उस पर जाकर क्लिक करिए। जो फर्स्ट क्लिक आएगा उस पर क्लिक करिएगा, इसका 13 एपिसोड है, पूरा आ जाएगा। पूरा प्योर जो साइंस को है एकदम इतने अच्छे से इलस्ट्रेट किया गया है, ठीक, और उसमें एक एक चीज़ बताया गया, ये सब चीज़ें स्पेशली जो कोर्स स्ट्रक्चर में आपके नहीं है, ठीक है ना, कोर्स में नहीं है। तो ये
आपको बताया जाएगा वहाँ पर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट में पूरा हिस्ट्री है पूरे फिजिक्स का कि किस तरीके से न्यूटन्स का क्या रोल रहा, आइंस्टीन का क्या रोल रहा, फ्राउनहोफर का क्या रोल रहा, लाइट सबसे पहली बार कब आया, बिग बैंग थ्योरी क्या, ये पूरा चीज़ उसमें एकदम अच्छे से क्लियर किया गया है। ठीक, लाइट ईयर का भी उसमें कंसेप्ट है कि लाइट ईयर मतलब एक्चुअली में क्या होता है, हालांकि हम यहाँ पे बता रहे हैं। देखिए लाइट ईयर मतलब क्या हो गया, जैसे सपोज करिए लाइट ईयर क्या है, जैसे आप सपोज स्पीड है लाइट का कितना लिखते हो 3 × 10⁻⁸ और 10⁸ मीटर पर सेकेंड, मतलब कि 1 सेकेंड में लाइट इतना 3 × 10⁸ मीटर कैलकुलेट 3 लाख किलोमीटर ये चला जाता है, बहुत दूर डिस्टेंस है। सन का जो डिस्टेंस जो लाइट रे ऑफ लाइट है वो यहाँ आने में कितना टाइम लगता होगा सोचिए, एक स्टार से दूसरे स्टार तक का बीच का जो डिस्टेंस है, ठीक, 2 गैलेक्सीज के सेंटर का जो बीच का डिस्टेंस होगा, ठीक है, अलग अलग टाइप है। ठीक, आप वहाँ जब देखेंगे तो वो जो डिस्टेंस है वो ऐसा नहीं होता है कि किलोमीटर में या 10 लाख किलोमीटर या 20 लाख किलोमीटर में, इस तरीके से नहीं कैलकुलेट किया जाता है। तो उसके लिए एक स्पेशल यूनिट है लाइट ईयर। ठीक है, मतलब डिस्टेंस ऑफ लाइट, सॉरी डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर, डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट, सोच के देखिए पहला नंबर, ये तो एक ही सेकंड में 3 लाख किलोमीटर जाता है, तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन कितना 1 ईयर इज नोन एज 1 लाइट ईयर। ठीक, तो ये किस चीज़ का यूनिट हो जाएगा आपके पास, ऑप्शन सी डिस्टेंस का हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद आप देखते आप मन लगा के पढ़िए, मेरे पास ऐसा ऐसा लिंक है साइंस के फील्ड के लिए, आपको एकदम इंटरेस्ट आप में एकदम क्या कर देगा, जगा देगा। आप देख सकते हैं खूब अच्छा अच्छा फिजिक्स भी पढ़ेंगे और उसके साथ साथ आपको मज़ा भी बहुत ज़्यादा आएगा। क्लियर है, अभी के टाइम में आप देख सकते हैं बहुत सारा मूवी है, ठीक है, जो आप मूवी देख सकते हैं। एक मूवी है द कोर, अभी के टाइम में अगर आपको देखना है, जो अभी के टाइम से थोड़ा सा रिलेट करता है, द कोर। ठीक है, ये भी आप देख सकते हैं, द कोर मूवी अगर आपको कहीं मिले तो आप देख सकते हैं यहाँ से। आपको ज्योग्राफी में अगर अर्थ क्रस्ट कभी समझ में नहीं आया होगा, इस मूवी को देखने के बाद आपको पूरा चीज़ क्लियर होगा, जिंदगी में कभी नहीं भूलिएगा। ठीक है, चलिए आज तो 2 बता दिए, फिर कभी देखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए ध्यान से, एल सी एंड आर रिप्रेजेंट फिजिकल क्वांटिटीज, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस एंड रेसिस्टेंस। द कॉम्बिनेशन विच हैज द डायमेंशन ऑफ फ्रीक्वेंसी इज, एल सी और आर है, एल सी और आर है। ठीक है, सी फॉर कैपेसिटेंस, सी इज होता है क्यू अपॉन वी, आर इज टू रो एल अपॉन ए, और एल इज टू इससे पहले ही आपको बताया गया है। ठीक है, वहां से इस तीनों के डायमेंशन को आपको कैलकुलेट करना है। क्लियर है, और पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैव सेम डायमेंशन एज दैट ऑफ फ्रीक्वेंसी, ऐसा नहीं लिखा हुआ, ये हम बोल रहे हैं। ठीक, लेकिन क्वेश्चन वो यही पूछ रहा है कि बताइए कि इसमें से किसका जो डायमेंशन है, उप्स 4 ऑप्शन आपको दिया गया है और पूछा गया, ये तीनों से कॉम्बिनेशन ले लेके 4 ऑप्शन आपको दिया गया और पूछा गया है कि इसमें से किसका किसका जो डायमेंशन है, ठीक है ना, वो किसके फ्रीक्वेंसी के बराबर है। फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है, तो फ्रीक्वेंसी होता है 1/t। ठीक, 1/t अगर इसका हम लोग डायमेंशन यहाँ से लिख दें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा t-1। यस, फ्रीक्वेंसी साउंड क्लास 9th चैप्टर 5th होगा शायद, हाँ 5th चैप्टर होगा, जो सबसे लास्ट में पढ़ाया गया साउंड। फ्रीक्वेंसी को 1/t पढ़ाया गया हो यहाँ से। क्लियर है, तो ये कितना हो जाएगा t-1, तो पूछा गया इसमें। जब आप बनाएंगे इसको तो मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, ठीक, अब मुझे कैसे पता है वो भी मैं हिंट दे दूंगा आपको। 1/√LC ऑप्शन सी, इससे निकालिए और इसमें पहले पुट कर लीजिए। ठीक है, एल और सी इस दोनों का डायमेंशन निकाल कर इसमें पुट कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा। लेकिन इसका कोई गारंटी नहीं है क्योंकि ये 1 से ज़्यादा ऑप्शन वाला है, तो एक तो ये होगा और दूसरा आपको इसी में से किसी से चेक कर लेना कि किसका किसका डायमेंशन मैच करता है। तो √L/C, एल का डायमेंशन आप कहाँ से देखेंगे, तो इससे पहले वाले क्वेश्चन E = -L di/dt बताया होगा, जहाँ पे वोल्टेज -L चेंज रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। क्लियर है, वो चीज़ यहाँ से आपको मिल जाएगा क्या चीज़, LC का पार्ट। तो इसका जब आप कैलकुलेट करिएगा ना, तो ये फ्रीक्वेंसी मतलब पर सेकेंड आ जाना चाहिए इसका डायमेंशन। क्लियर है, ये था क्वेश्चन हमारे पास क्या चाहिए 25। अब कितना क्वेश्चन बचता है 10। क्लियर है, 10 क्वेश्चन बचता है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर, इसको हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं कौन सा, 26, 27, 28। ठीक है, ठीक है, 29 जो बीच में 4 क्वेश्चन है, वो चारों क्वेश्चन हम लोग क्या कर रहे हैं,
छोड़ रहे हैं, ऐसे आप बना सकते हैं क्वेश्चन नंबर, हाँ क्वेश्चन नंबर आप बना सकते हैं 29 भी आप बना सकते हैं। जो बीच का क्वेश्चन छोटा है, आप एक क्लास अभी पहले थ्योरी का होगा जिसमें पूरा कितना नॉन डायमेंशन वाला क्वांटिटीज़ है वो सब बताया जाएगा, लेकिन उससे रिलेटेड क्वेश्चन जैसे आप पढ़े होंगे म्यू, तो म्यू इक्वल्स टू क्या होगा C/V, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, लेकिन इससे मेजरमेंट हम लोग करते हैं। इस तरीके का भी बहुत सारा क्वांटिटीज़ है। रिलेटिव डेंसिटी, तो ये सब चीज़ आते रहेगा। तो हम लोग इसके लिए किस नेक्स्ट क्लास जो होगा वो हम स्पेशली कंसिडर करेंगे, तब तक हम लोग देखते हैं इसमें, ठीक है। आपके लिए क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 29 क्या है? द रेसिस्टिव फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी मूविंग विथ वेलोसिटी v थ्रू अ फ्लूइड एट रेस्ट इज गिवन F इक्वल्स टू, लिखा है यहाँ से CD v² A और रो, ऐसा, ठीक है। CD क्या है? कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन और डायमेंशन ऑफ CDR, ठीक है। और V क्या है? वेलोसिटी। रो क्या है? डेंसिटी। देखिए ध्यान से हम बता देते हैं आपको, एक्चुअली फोर्स इसी का डायमेंशन निकालना है, यह वेलोसिटी, एरिया और रो, वेलोसिटी, एरिया और डेंसिटी, वेलोसिटी, एरिया और डेंसिटी, फोर्स, CD का डायमेंशन आपको कैलकुलेट करना है। इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे, यहाँ से आपको मिल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं हम लोग, क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 30 देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 30 में क्या दिया गया, ठीक है। द डायमेंशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। मोमेंटम मतलब तो सब समझ में आ रहा है, MV। एंगुलर मोमेंटम में कुछ नहीं करना, थोड़ा सा और हमको इसमें ऐड कर देना है, ये होता है MVR, अरे यार MVR L से लिखते हैं इसको, L इक्वल्स टू द MVR, प्रोडक्ट ऑफ मास, वेलोसिटी एंड रेडियस। मास, जैसे एक थ्रेड लीजिए, उसमें स्टोन बांधिए और उसको L लेंथ में घुमाइए, तो उसका एंगुलर मोमेंटम MVR होगा। यहाँ से इसका डायमेंशन निकाला, ये भी हम कैलकुलेट नहीं करने जा रहे हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन, ठीक है। यह है क्वेश्चन नंबर कितना, ठीक। क्वेश्चन नंबर ये कितना था? क्वेश्चन नंबर 30 था, क्लियर है। अब देखिए यहाँ से क्या है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L, आपको पता चलेगा L क्या है? लेंथ है, F क्या है? फोर्स है, रो क्या है? नंबर ऑफ सेगमेंट ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग एंड M क्या है? मास ऑफ स्ट्रिंग। तो डायमेंशन क्या होगा? M का, ठीक है। N क्या है? नंबर ऑफ वाइब्रेशंस, नंबर ऑफ वाइब्रेशन, ध्यान से देखिएगा क्या है? N इक्वल्स टू, पहले हम लोग क्वेश्चन को ही लिख लेते हैं। N इक्वल्स टू क्या आपके पास? P/2L √F/m, फोर्स है, मास है, क्लियर है। फोर्स है और क्या चीज़ है? मास है। तो ये तो दिमाग ही नहीं लगाना ज़्यादा इसमें, फोर्स पुट कर दीजिएगा, M, ये भी मिल जाएगा। लेकिन एक्चुअली में सॉरी, डायमेंशन किसका निकालना है? M का निकालना है। चलिए ठीक है, M का ही डायमेंशन निकालना है। तो फोर्स और M, तो इस सेगमेंट को हम लोग कैलकुलेट करना है। N क्या है? देखिए ध्यान से, N के बारे में लिखा है नंबर ऑफ वाइब्रेशन, नंबर ऑफ वाइब्रेशन, ठीक। तो सोचिए नंबर्स का कोई डायमेंशन होगा क्या? इसका कोई डायमेंशन होगा नहीं, ठीक है। अब यहाँ से देख लीजिए, ये N इक्वल्स टू इतना, वेयर रो इज द नंबर ऑफ सेगमेंट ऑफ द वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग एंड M इज अ कांस्टेंट ऑफ द स्ट्रिंग। अच्छा, ये थोड़ा सा मिस्टेक ही हो गया इस क्वेश्चन में, यहाँ पर ये P है ही नहीं, ये रो है, ठीक। और रो इज क्या? नंबर ऑफ सेगमेंट ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग एंड M इज अ कांस्टेंट ऑफ, तो ये भी नंबर, ये भी नंबर, तो दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना है। L को लेके जाना है इधर, पहले M इक्वल्स टू लिख लेना आपको यहाँ से, M इक्वल्स टू 2L अपॉन, ठीक। और देखिए हम इसको बता रहे हैं, ये तो है नहीं, इसका डायमेंशन लिखना नहीं है, तो M इक्वल्स टू अगर आपको लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? 2L इधर चला जाएगा, अच्छा 2 भी है, इसका भी डायमेंशन नहीं लिखना, तो L² अपॉन क्या चाहिए? M, यहाँ से देखिए क्या लिख देंगे, L² इक्वल्स कितना हो जाएगा? F अपॉन ये M इक्वल्स क्या लिख देंगे? F अपॉन L², यही जाएगा क्या चाहिए? M, ठीक है। हालांकि इसको चेक कर लिया जाएगा, इसमें अगर कोई एरर होगा तो आपको बता दिया जाएगा, क्योंकि इसमें रो और P है, क्वेश्चन मिस प्रिंट हो सकता है, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं हम लोग। 32 क्वेश्चन दिखा गया, आपको दिया गया है 4 ऑप्शन, और 4 ऑप्शन देने के बाद आपको बोला गया है कि आप पता करिए, ठीक है ना, कि इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है, ठीक है, वो सही है या गलत है। 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, क्या है 4 ऑप्शन? देखिए ध्यान से। और डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन मे बी करेक्ट, इंग्लिश का यूज है, इसमें फिजिक्स बहुत कम है, मे, मस्ट बी, कैन, ऐसा ऐसा करके, और वो आपको कंफ्यूज करेगा। और डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन मे बी करेक्ट, एक इक्वेशन है जो डायमेंशनली करेक्ट है,
तो पूछ रहा है कि मे बी करेक्ट, ऐसा हो सकता है, मे बी चांस है, ऐसा प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, कि क्या होगा, सही हो सकता है। अगर इसमें मस्ट लगा दे, डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन मस्ट बी करेक्ट, होना ही चाहिए, तो कोई ज़रूरी नहीं है। कैसे, तो देखिए ध्यान से बता रहे हैं, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्लियर है। अच्छा आप देखिए एस इज इक्वल्स टू अगर हम लिख दे सिर्फ यू टी प्लस 5/9 ए टी स्क्वायर, तब पर भी अकॉर्डिंग टू डायमेंशन आप देखिएगा तो सबका डायमेंशन सेम ही है, क्योंकि हम क्या कर दिए यहाँ से सिर्फ कांस्टेंट चेंज किए हैं, लेकिन इक्वेशन तो ऐसा होता नहीं है। या तो ऐसा नहीं कि 1/2 कोई सो के उठा होगा और अपने मन से लिख दिया 1/2 हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है ना, नेक्स्ट डे मन किया उसको कर देता है वो 2 ए टी स्क्वायर, ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन डायमेंशन जब कैलकुलेट करेगा तो हर एक टर्म का आपको सेम आने वाला है, लेकिन है ये सही, लेकिन क्या है ये गलत है। मतलब ये जरूरी नहीं है कि अगर डायमेंशन को फॉलो कर रहा है तो वो फॉर्मूला सही ही हो, ठीक। तो डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन मे बी करेक्ट, ऑप्शन बी क्या है देखिए, अ डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन मे बी इनकरेक्ट, ठीक है, एकदम सही है। और डायमेंशनली करेक्ट है ये, लेकिन ये इक्वेशन क्या है, गलत है, गलत हो सकता है। और डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन मे बी इनकरेक्ट, देखिए ध्यान से। और डायमेंशनली इनकरेक्ट अगर हो गया, आप मास को लेंथ से जोड़ रहे हैं, लेंथ को फ्लक्स से जोड़ दिया, फ्लक्स मैग्नेटिक कुछ कुछ करके जोड़ रहे हैं, तो वो तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मतलब कि डायमेंशनली अगर गलत है तो वहाँ से वो गलत हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी, और डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन, वैसा इक्वेशन जो डायमेंशनली क्या है, इनकरेक्ट है, मे बी इनकरेक्ट नहीं, अगर डायमेंशनली इनकरेक्ट हो गया तो वो इनकरेक्ट ही है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना है, ये एकदम फिक्स, अगर फॉर्मूला वो सही है तो उसमें डायमेंशंस का फॉलो कर जाएगा, वो रूल जो है वहाँ पे फॉलो कर जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आपको दिमाग में रखना है। डायमेंशंस हर एक टर्म का सेम होगा, ये जरूर, ये एक अलग बात है कि हम डायमेंशन अगर हमको के हेल्प से, जैसे हम लोग फार्मूला ड्राइव करते थे तो 3 टर्म या 4 टर्म वाला जो फार्मूला होता है, ठीक, या 4 टर्म तो हालांकि नहीं आएगा आपके पास, 3 टर्म तक मैक्सिमम आएगा, ठीक, वहाँ तक हम डिराइव कर सकते हैं, तो वहाँ पे नहीं हो सकता, हम वहाँ पे उस रूल को फॉलो नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ से आपके पास ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। अब नेक्स्ट जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 33, 34 और 35, ठीक है, 3 क्वेश्चन इधर, मतलब 35 के लॉट का जो क्वेश्चन था 35 क्वेश्चन, ठीक है ना, 35 क्वेश्चन, इसमें सब कितना क्वेश्चन बचता है, सिर्फ 5 क्वेश्चन। आप इसको खुद से ट्राई करेंगे, नहीं तो हम लोग इसको तो नेक्स्ट क्लास में करने ही वाले हैं। बाद बाकी जितना भी क्वेश्चन कराया गया आप उसको टोटली अच्छे से, खूब अच्छे से क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे, सारे फार्मूला का लिस्ट बना के अच्छे से आप अपने कलेक्शन, आपके पास बुक नहीं है तो जितना प्रैक्टिस करवाया गया सबको एक साथ रखेंगे, रिवाइज करेंगे उसको, अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। जब आप 11th में आएंगे, पढ़ेंगे तो आपको पता होगा, पहले से आप कैलकुलेट कर चुके होंगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या होगा, बढ़ेगा, ओके, ठीक है। आप इसको सॉल्व करते रहेंगे, फार्मूला चेक करते रहेंगे, नेक्स्ट असाइनमेंट भी आपको मिल जाएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे।